जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखने वाले हैं तो यहाँ से ये बात पता हो जाती है कि आप जब पेपर में बैठेंगे ना तो उन बच्चों से आगे होंगे जिन्होंने आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा ही नहीं है। तो चलिए, और उनसे कहीं ज़्यादा आप क्वेश्चन सही भी करेंगे। तो जैसा कि हमारा ये पहला दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे हम हिस्ट्री के। तो अगर आपको वोकैब की चाहिए प्रीवियस ईयर, तो उनको विद ऑप्शंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उनको आप चैनल पर जाकर के उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चाहे तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। कहाँ पर? आई बटन में। और जो एनडीए की फिजिक्स के भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिर्फ यही प्रीवियस ईयर ही देख लिए ना, तो इनको इतने अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं हम कि आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं। और साथ साथ में आपको उस तरह, मतलब उस कंसेप्ट तक लेकर के जाएंगे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ चंपारण। तो जैसा कि आप चंपारण जानते हैं, ये क्या था? ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। कौन सा था? भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इसी के साथ साथ में प्रथम सत्याग्रह भी था और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब आपसे पूछे कि प्रथम गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो आप चंपारण सत्याग्रह ही बताएंगे। और यहाँ पर यह समस्या क्यों थी? मतलब चंपारण में ऐसा था कि वहाँ के जो किसान थे, वहाँ पर 3 कठिया पद्धति लागू थी। तो 3 कठिया पद्धति की जो समस्या थी, उसकी वजह से किसान बहुत परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर नील की खेती करना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो उस समस्या से राजकुमार शुक्ल भैया जी हैं, इन्होंने गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस बात से अवगत कराया तथा इनको लेकर के गए। तो वहाँ पर गांधी जी ने प्रथम अपना सत्याग्रह अपना आजमा लिया। और इसी के साथ में जो अपना खेड़ा वाला आता है, खेड़ा सत्याग्रह, इसकी बात करते हैं। जो खेड़ा सत्याग्रह है अपना, तो खेड़ा सत्याग्रह है, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। देखो यहाँ पर जो था ये सविनय, लेकिन ये असहयोग था। प्रथम असहयोग आंदोलन, जो खेड़ा आंदोलन है, इसमें प्रथम असहयोग आंदोलन था। तो ऐसे ही जो अहमदाबाद का आंदोलन है, इसमें ऐसा था कि जो वहाँ के मजदूर थे, मिल मजदूर थे, वो बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो जो अंग्रेजों ने था, मतलब उन्होंने 20% बोनस देने की बात की थी, क्योंकि उस समय वहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग नामक। तो उन्होंने 20% बोनस देने की बात की थी, जबकि जो मजदूर थे वो 50% की मांग कर रहे थे। और फिर गांधी जी जब वहाँ पर गए तो उनकी समस्या को सुनते हुए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी 35% की मांग रखते हैं। और हमारा फिर उन्होंने सत्याग्रह किया तथा ये जो यहाँ पर जो किया था ना गांधी जी ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग यहीं अहमदाबाद वाले में किया था। प्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग यहीं पर किया था। जो गांधी जी हमेशा अधिकतर आपने देखा होगा कि अनशन पर बैठ गए, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये मील के मजदूरों से संबंधित था। और ऐसे ही अगला जो बारदोली दिया हुआ है, तो आप बारदोली के बारे में तो जानते होंगे कि जो बारदोली जी हैं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सत्याग्रह किया था। तो वहाँ की जो महिलाएं थीं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, तभी से हम लोग उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। तो अगला देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमने सारी वही बातें लिख रखी हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है डिफेंस की तगड़ी तैयारी, या आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम, दीपांशु प्रजापति 93। अगला है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप कुछ चीज़ों को बहुत ही एनडीए के लिए एकदम रामबाण मान लीजिए। जैसे कि भक्ति आंदोलन के विषय में आपको भक्ति आंदोलन अवश्य पढ़ना चाहिए। भक्ति आंदोलन, क्योंकि जैसे कि अभी हम बात करें 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, वो भक्ति आंदोलन से जरूर आएगा क्वेश्चन। ये 500% हमारी गारंटी है। भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं अभी आजकल, और पहले का ज़्यादा पता नहीं, इतना पुराना अभी पेपर देखा नहीं है। और साथ साथ में हाँ, ये जो भक्ति आंदोलन है, ये कर्नाटक के जो वीरशैव में भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और एक दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में बिल्कुल पढ़िए आप। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इन दोनों जो चीज़ों के बारे में जरूर पढ़िए। और एक तीसरी चीज़ थी, वो शायद मैं भूल गया हूँ। हाँ, दयानंद सरस्वती जी, और फिर कोई बात नहीं, भूल गया थोड़ा सा। और ये जो, हाँ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना
नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो 12वीं शताब्दी के कलुचरी शासक के दरबार में था। ये जो कलुचरी शासक हैं, यहाँ के राजा का नाम था विज्जल शासक, मतलब इनका नाम ही था, भैया आप क्या करें। और ये जो बांसबन्ना है, इनको वसव के नाम से भी जाना जाता है, वसव तथा ये जो संप्रदाय इन्होंने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इसे लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, लिंगायत संप्रदाय। तो इनके बारे में आप परेशान ना होइए, इनके बारे में हमने अच्छे से लिख रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और ऐसे अगला कथन है, वीर शैव धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनावरम, पश्ची विवाह तथा विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया, और साथ साथ में उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया, जाति प्रथा और पुनर्जन्म के भी वो खिलाफ थे। तो इसके यानी दोनों कथन सही है, यानी दोनों बातें सही हैं इसकी 100%। अगला हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अस्पृश्यता का विरोध किया, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया। तो आप इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड नहीं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। तो अगला देखते हैं, वेलेजली के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोलता है, वेलेजली के शासन के 6 वर्ष, ये 6 वर्ष इस गधे ने शासन किया था, कंपनी के कुल व्यय का 42.5% हिस्सा लेना मतलब सेना के लिए था। तो ये पहला कथन सही है, क्योंकि जो वेलेजली का शासनकाल था उस समय 42.5% हिस्सा तय किया गया था सेना के लिए। और जबकि अगला कथन बोलता है, वेलेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे। तो ये तो बिल्कुल एकदम, कोई गधा भी होगा ना तो बता देगा गलत है कथन, क्योंकि जो वेलेजली था, वेलेजली आकर के ही तो उसने सहायक संधि आरंभ कर दी थी, मतलब वो कंपनी तक नहीं सीमित था। यहाँ पर बोला है कंपनी तक सीमित था, लेकिन वो कंपनी तक नहीं सीमित था, बल्कि वो भारतीय राज्यों तक बढ़ा, और उसने कई राज्यों को इसी के तहत मिला लिया। तो आपने जैसे देखा होगा, सतारा तो डलहौजी के शासनकाल में आए थे। पेन कहाँ चला गया ये। तो जैसे कि वो आता अवध, मैसूर, तंजौर और ये जो अपना मराठा साम्राज्य, ये सब लोग उसी के तहत मिला लिए गए थे सहायक संधि के तहत। जब आपने देखा होगा कि 1802 में बाजीराव द्वितीय ने जाकर के संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने यशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठूर जी की हत्या कर दी थी। तो जब यशवंतराव होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर दिया, तो ये जो बाजीराव द्वितीय जो थे, ये भाग करके अंग्रेजों के पास पहुंच गए, और इन्होंने अपने एक धीरे से भारत के भविष्य को दांव पर लगा दिया। चलते हैं अगले, मतलब यानी इसका जो दूसरा कथन है गलत है, पहला कथन सही है, यानी केवल ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। तो शासन के तहत देखिए, 1798 में हैदराबाद, 99 में मैसूर और तंजौर 1799 में, 1801 में अवध को मिला लिया गया था। डलहौजी ने विलय के सिद्धांत के तहत, डलहौजी आया था तो उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, यानी इसको हम थोड़ा सा रब करें, हाँ, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, इनको कुशासन के आरोप में मिलाते हैं। डलहौजी अलग था, और ये जो वेलेजली था, वेलेजली, डलहौजी और वारेन हेस्टिंग्स, ये 3 व्यक्ति हैं। इनकी तीनों की नीतियां आप पढ़ लीजिएगा, चाहे ना पढ़िएगा तो किसी न किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा कि जो वारेन हेस्टिंग्स आया था, उसने रिंग फेंस यानी घेरने की नीति को, घेरने की नीति चलाई। और ये जो अपना वेलेजली आया था, तो इसने सहायक संधि चलाई, सहायक संधि। और ये जो डलहौजी है, इसने विलय का सिद्धांत चलाया, यानी 3 सिद्धांत इन्होंने चलाए। और जबकि जो सहायक संधि है उसका जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है, लेकिन इसका अच्छी तरह से प्रयोग, सहायक संधि का अच्छी तरह से प्रयोग वेलेजली के शासनकाल में हुआ। तो अगला देखते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला अपना दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो हम विचार कर लेते हैं। पहला बोलता है, बोल्शेविकों का यह विश्वास था कि जार के रूस जैसे दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए तथा अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो हाँ, ये सही बात है, क्योंकि जो जार का मानना यही था कि जो पार्टी है वो अनुशासित होनी चाहिए, जिससे कि पार्टी को नियंत्रित किया जा सके। तो यानी ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा बोलता है, जो मेंशेविक थे वह यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे कि जर्मनी। मतलब इनका ये कहना है कि मेंशेविक जो थे, उनका मानना यह था कि कोई भी जो व्यक्ति है, अगर वो मेंशेविक पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है तो वह सदस्यता ले सके। इस संदर्भ में यह कथन भी सत्य हो जाता है, इसलिए हमारे कथन 1 और 2 दोनों राइट हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगला क्वेश्चन के यहीं पर वही बातें हमने लिख रखी हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। तो हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में से निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय शामिल था।
तो पहला बोलता है इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि उस समय आयरलैंड ने स्वीकार कर रही थी ऐसी योजना कि औपनिवेशिक संघ की मतलब योजना स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को तो मान लिया था, लेकिन औपनिवेशिक नहीं बनना चाहते थे उनके अंग्रेजों के। तो अगला कथन बोलता है इनसे संबंधित इन शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार हुआ। ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि वहां पर जो था ऐसी परिस्थिति थी कि उन्होंने जितनी भी शिकायतें थी उनको संबंधित करके एक वक्तव्य को तैयार किया पूरी तरह से। अगला है इनसे उपनिवेश और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति जारी हुई। हाँ, ये भी हमारा कथन सही है, यानी हमारे तीनों कथन सही हो जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे हुए हैं या तथ्य आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि बोलता है 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस। तो आपको हमने बता रखा है कि जो प्रथम कांग्रेस हुई थी, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, तो जिसे हम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस भी बोलते हैं, तो वो 1774 में हुई थी, और जबकि जो दूसरी हुई थी 1776 से 1780 के बीच में हुई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये प्रथम वाला, दूसरा वाला आया था कि जब अमेरिका को आज़ादी मिली तो कहाँ पर बैठ के यानी साइन हुआ था, ये समझौता किस उसमें साइन हुआ था, तो यानी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में साइन हुआ था। ये क्वेश्चन 2021 के पहले वाले में आया शायद, ये 2020 में आया है। तो ये बोलता है कांग्रेस की शिकायतों का एक प्रपत्र जारी किया गया तथा इस यद्यपि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया, लेकिन औपनिवेशिक, एक निवेशिक यहाँ पर लिख दिया, गलत है, औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया तथा ब्रिटिश से आने वाले सामान के व्यापार पर भी रोक लगा दी। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार अमेरिका में टैक्स लागू करे, यह कांग्रेस के सदस्यों को पसंद नहीं था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, अमेरिका के में जो भी सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगाए, ब्रिटिश सरकार लगाए वो भी, तो यह कांग्रेस के सदस्य यानी जो अमेरिका के लोग हैं उनको पसंद नहीं था। इसलिए तीनों कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं आतंकराज यानी रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, इस नहीं वर्ड पर याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी वाले भैया लोग बहुत ही दिमागी टाइप के होते हैं, ये नहीं वर्ड पे फंसाते हैं। पहला बोलता है सेंट क्लूटस की मदद से जैकोबिन्स ने जीरोडेंटस को बाहर निकाल दिया। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सेंट क्लूटस जी थे उनकी मदद से जैकोबिन्स दल को, मतलब जैकोबिन एक पार्टी थी, जैकोबिन दल का सदस्य अपना टीपू सुल्तान हुआ करता था, आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो जीरोडेंटस को बाहर निकाल दिया गया था और जैकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी के साथ साठगांठ थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो जैकोबिन्स था उसकी जो फ्रांसीसी पादरी थे उनके साथ बिल्कुल ही नहीं बनती थी। अगला क्रांति विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी कानून के द्वारा राजनीतिक वर्ग के लिए ही प्रतिबंधित था। तो ये भी हमारा कथन सही है। ऐसे चौथा भी सही है कि जब ये रॉबस्पियर को मृत्युदंड दे दिया गया था, यानी उसको फांसी दे दी गई थी, तो उसके बाद में आतंकराज समाप्त हो गया था। तो यानी कथन भी हमारा गलत है। इसके बारे में यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिख रखे गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला पहला भारतीय था। तो जैसा कि आप अपने सत्येंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। उन्होंने मतलब वो 1862 में तो इंडिया से छोड़ के चले गए, लेकिन फिर उन्होंने 1863 में, जून 1863 में उन्होंने उसकी परीक्षा पास कर ली 63, और 64 में इंडिया आ गए थे। तथा जब वो इंडिया पहुंचे ना, तो उनको मतलब ये पहले व्यक्ति थे, इन्होंने ही सबसे पहले योग्यता अर्जित की थी ICS पास करने की, और यहाँ पर आकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नियुक्त किए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम, जो ये दिया हुआ है, ये वही बातें लिखी हुई जो हमने बात की। पहली नियुक्ति मुंबई प्रेसिडेंसी में हुई थी, 1864 में भारत लौट आए थे। अगला है निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। तो जैसा कि पहला दिया हुआ, विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इनका कहना है कि जैसे कि विज्ञान संबंधी जो आविष्कार होते गए, तो उससे औद्योगिक क्रांति आने में हेल्प मिली। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो मशीन थी, यार भूल गए, सैमुअल के द्वारा बनाई गई थी, इसके द्वारा बनाई गई थी, उसने बनाई थी। तो हथकरघा मशीन थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक थी। तो उस तरीके की जो आविष्कार होने लगे थे इंग्लैंड में, इसलिए वो मदद मिली। अगला है इसके लिए अनुकूल सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाएं थी। जैसा कि आप देख रहे थे कि इंडिया से वो सारा पैसा तो ले ही जा रहे थे, यहाँ से एक तो पैसे से हेल्प मिली उनको, तो इसलिए सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं भी वैसी हो गई थी कुछ। और दूसरा बोलता है नौगम में नदियों के अंतःस्थलीय परिवहन को आसान बनाया। जब वहाँ की नदियाँ थी मतलब काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि आप यूरोप की नदियों के बारे में जानते हैं कि यूरोप की नदियों में नावें चलती हैं और वहाँ की नदियाँ काफ़ी साफ़ होती हैं। तो वहाँ पर अगर कोई कुछ भी गिर जाए तो दूर से ही देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या गिरा है। तो वहाँ की मतलब नदियों में भी काफ़ी मदद की। इसने
व्यवसाय की प्रधानता को देखा। तो ये भी बात सही कि जो कैपिटलिज्म है तो वो शुरुआत कहाँ से होता है, आखिरकार शुरुआत तो यूरोप से ही होता है, और फिर उसके बाद में जाकर के अब अमेरिका उसका सबसे बड़ा दादा बन के बैठा है। यानी इसके चारों कथन हमारे सही हैं। इन कारणों की वजह से औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश में सबसे पहले हुई थी। तो वही यहाँ पर सारी बातें कुछ लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये बस एक्स्ट्रा बात है कि 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप ये सब हुआ था। सर्वप्रथम सामंत वर्ग की अवधारणा के माध्यम से अवधारणा से देखो, सामंत वर्ग की अवधारणा से मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तथा मध्यम वर्ग के उद्योगपति और व्यापारी ही थे जिन्होंने इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। इसके अतिरिक्त नौगम में, मतलब ये नौगम में लिख दिया, लेकिन नौगम में यानी जो जिनसे कि आना जाना आसान हो, नौगम में उसका मतलब है नदियों ने परिवहन को आसान बना दिया तथा इन सबसे पूंजीवाद व्यवसाय में पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल ही हम भूल गए थे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार हो गया था, वास्प इंजन का आविष्कार हो गया था, ऐसे ही स्पिनिंग जेनी आधुनिक औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया इन सब चीज़ों ने। तो चलते हैं अगले की ओर। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वासन के द्वारा हुई थी? तो आप जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यह अलग, इसकी क्रांति की आग अलग अलग जगह फैल गई। तो आप जानते हैं कि ये जो विद्रोह है इसको स्टार्ट कब होना था? 29 मई को, जबकि स्टार्ट कब हो गया था? 10 मई को। तो कहीं ना कहीं ये भी असफलता का कारण बना था, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी गई थी सैनिकों के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो अपने बहादुर शाह जफर जी हैं, इनकी मृत्यु निर्वासन के द्वारा हुई थी, क्योंकि जब अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था कि पहले तो मतलब सब विद्रोह समाप्त किया, फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर जी के पास पहुंचे। तो ये बहादुर शाह जफर जी जो थे भाग के पहुंच गए हुमायूं के, वो जो हुमायूं का दरगाह बनाया वहाँ पर जाके छिप गए, लेकिन वहाँ पर छिप नहीं सके। फिर उसको उनको पकड़ के रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ पर उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। और वहीं पर उनका दरगाह, मतलब वहीं पर उनकी वो जो बनती है वो बनी हुई है, और उनका एक मकबरा है जो कि इंडिया में खाली पड़ा हुआ है, जबकि उन्होंने अपने लिए बनवाया था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो उसमें जाकर लेटेंगे। लेकिन क्या है, इसीलिए उन्होंने एक शायरी कही थी, वो शायरी हमें नहीं याद है। तो 1862 की विद्रोह की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों का भारत पर पुनः नियंत्रण हो चुका था। विद्रोह भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था तथा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया तथा बहादुर शाह जफर का मेजर हडसन ने गिरफ्तार किया था, और तथा इनके दोनों पुत्रों को इन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई थी और गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में, जैसे कि उनका आपने देखा हो कि अधिकतर मुगल क्या करते थे, जो गुरु गोविंद साहब, मतलब गुरु जो हुआ करते थे सिख समुदाय के, तो उनके गुरुओं को अपने सामने मार देते थे या तो मरवा देते थे, जैसे कि औरंगजेब ने उनके गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को चुनवा दिया था। तो वैसे ही कुछ ना कुछ सेम परिस्थितियां मुगल बादशाह के सामने भी रही, बहादुर शाह जफर के सामने। उसके आंखों के सामने उसके बेटे को गोलियां मार दी गई तथा मतलब गोली मार दी गई और उनको निर्वासित कर दिया गया। और जो कानपुर से थे तो अपने नाना साहब तात्या टोपे थे और नाना साहब भी थे। और जैसे कि जो आपने कुंवर सिंह का नाम सुना होगा, कुंवर सिंह बिहार से थे, तो 56 साल की उम्र में धूल चटा दिए थे। अगला है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में संबंधित दयानंद सरस्वती के विचारों में से आप बताइए। तो जैसा कि हमने अभी कहा था कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने पहले 2-3 वीडियो डिस्कस की हैं, तो उनमें आप देखिएगा तो दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पर भी वही बातें हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जरूर पूछते हैं। तो पहला बोलता है कि दयानंद के सुधारों ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहाँ विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों का संपादन करना था। यानी कथन हमारा एक सही है, क्योंकि वो जो थे वो इन चीजों में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि जो ये जाति पाति है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में बनाई गई, जबकि वैदिक काल में ऐसा होता था कि अगर मनुष्य जो कार्य कर रहा है, जैसे कि मैं मान लिया अब इस समय हम पढ़ा रहे हैं, तो इस समय मैं ब्राह्मण हो गया, तो उनका कहना था कि कर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का जन्म से निर्धारण नहीं होना चाहिए। अगला बोलता है दयानंद के संतुलित यानी खरे वैदिक प्रतिरूप ने आर्यवर्त को वशीभूत करने वाले पुरुषोचित पश्चिमी मतलब पाश्चात्य व्यवस्था जो थी, मतलब जो पश्चिमी लोग थे जैसे ब्रिटिशर्स, उनका कैपिटलिज्म चलता था, उन लोगों को इन्होंने बहुत भरपूर चुनौती दी थी, क्योंकि ये इनका नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो। तो उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौती थी, तो इसलिए इसके दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले की, मतलब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो आर्य समाज की स्थापना
1875 1875 में मुंबई में हुई थी तथा दयानंद सरस्वती जी के विचार जो थे, इनका जो विचार है ये सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक में मिलता है। ये पुस्तक मतलब पढ़ने वाली क्या बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए। एंड दयानंद सरस्वती की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय समाज एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत विदेशी दासता से मुक्त एवं संपूर्ण राष्ट्र में धर्म की स्थापना सर्व प्रमुख है। तो यहाँ पर कुछ कॉमा कम लगे हुए हैं, तो आप एक कॉमा चाहे लगा लीजिए, हम ही लगा दे रहे हैं। हाँ, जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, ये दूसरा हो गया। मतलब यहाँ पर हम कॉमा थोड़ा सा, एक मिनट, ये ग्रीन कलर और थोड़ा सा कलर छोटा कर दें, ये हो गया। यहाँ पर एक कॉमा हो गया, एक हो गया यहाँ पर संयुक्त भारत और विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए, मतलब ये विदेशी दासता से मुक्ति ये अलग है और ये संपूर्ण राष्ट्र में धर्म की स्थापना सर्वप्रमुख थी। मतलब उनके यही विचार थे। उन्होंने अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, और जैसे कि वो समुद्र पार करने पर जो यात्रा पर निषेध था उसको भी उन्होंने उसका विरोध किया। और साथ साथ में जो जीव हत्या की जाती थी, बलि दी जाती थी, काली माता को चढ़ा दो, बकरे चढ़ाओ, भैंसे चढ़ाओ, जो भी चढ़ाना चढ़ाओ, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया तथा कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। वही बातें जो अभी हमने बात कर रखी है। तो अगला देखते हैं। इसी मतलब उन्होंने थोड़े से और इनके विचार, मतलब इसलिए हम थोड़ा सा डीप जा करके इनकी बात करें क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, साथ साथ इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट और एनडीए के लिए तो और इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की उम्र 25 वर्ष, न्यूनतम वर्ष इनकी 25 थी तथा लड़कियों की 16 वर्ष इन्होंने तय की। अंतरजाति विवाह, अंतरजाति का विवाह का मतलब है कि जैसे कि एक ही जाति में लोग विवाह करते हैं, कि जैसे कि कोई यादव है तो यादव से ही विवाह करेगा, तो कोई पंडित है तो पंडित से ही विवाह करेगा। तो उनका कहना था कि कोई पंडित यादव से भी कर सकता है, कोई यादव पंडित से भी कर सकता है, वो ये कहना चाहते हैं। और विधवा पुनर्विवाह को भी उन्होंने कहा कि जैसे विधवा हो जाती थी, उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उसके लिए अगर आपको देखना है कि विधवाओं की स्थिति क्या थी, तो एक गंगा नाटक आता था अभी उस समय, अब कभी भी आप देख सकते हैं, उसमें देख लीजिए अब क्या स्थिति थी उन विधवाओं की। और साथ साथ में और एक और था, हाँ, और एक फिल्म थी प्रेम रोग। उस प्रेम रोग में भी आप उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से विधवाओं को कष्ट झेलने पड़ते थे, वो बड़े लोग हों या छोटे लोग हों। और ऐसे ही इन्होंने स्त्री समानता का भी समर्थन किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का अर्थ ये था कि जैसे कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, तो मतलब किसी डर या भय में आकर के उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो वो लोग वापस आ सके उस धर्म में, मतलब अपना हिंदू धर्म वापस स्वीकार करें। आर्य समाज एक ईश्वर में विश्वास रखता था तथा उन्होंने ईश्वर का अवतारवाद का खंडन किया। उनका कहना था कि जो राम और कृष्ण है वो महान पुरुष थे, लेकिन ईश्वर के अवतार नहीं थे। और वेदों के और लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था, और भारत भारतीयों के लिए ये आर्य समाज का नारा था। भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये आपके एग्जाम को छोड़ करके किसी दूसरी जगह इसकी डायरेक्शन है ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी सबके लिए है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ ये एनडीए के लिए है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी और के लिए भी, लेकिन इसको सिर्फ डेडिकेटेड टू द एनडीए। और जैसे कि अगला है, कहाँ गया, एक मिनट, अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है, अमेरिका ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व, अमेरिका के मतलब लोगों ने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, कराधान मतलब वही कर। तो ये भी सही बात है, मतलब उन्होंने यही नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश संसद थी वहां पर उन्होंने स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। लेकिन उस स्टाम्प एक्ट में वहां पर जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद से तो एक्ट पास हो गया, लेकिन वहां पर अमेरिकी जो लोग थे उनमें से कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश संसद में उपलब्ध नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं, मतलब हम लोगों का तुम लोग संसद में नहीं बैठाला तो उसका कोई हम कर नहीं देंगे। और ऐसे अगला बोलता है, अमेरिकी व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार का सहारा लिया। जैसे कि अपने यहाँ स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट में हम लोगों ने सहारा लिया था कि बहिष्कार कर दो ब्रिटिश वस्तुओं का, तो वही सेम वहाँ पर भी हुआ। तो इसके दोनों कथन अपने सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब इसके थोड़े यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया था। 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना के बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा इसी 4 जुलाई को वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और अमेरिका का संविधान 1789 यानी 1789 में बनकर तैयार हो गया था।
अगला देखते हैं, अगला इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इजारा व्यवस्था जो थी सबसे पहले मुगलों के द्वारा लागू की गई थी। मतलब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी लोग आए, जैसे कि यहाँ पर हम बंगाल में देख लेते हैं, ये अधिकतर लोग जो थे इजारा व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। जैसे मुर्शिद कुली खां, ये सब इजारा व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। तो ये जो अपना ये दिया हुआ पहला कथन, यह कृषि राजस्व की एक प्रणाली थी। तो हाँ, ये मतलब टैक्स जमा करने की एक प्रणाली थी। दूसरा है मतलब कृषि वाला टैक्स जमा करने की प्रणाली थी। इसमें बिचौलियों की भूमिका को बढ़ावा दिया। ये भी सही बात है कि इसने बिचौलियों की भूमिका को बढ़ावा दिया। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था। बिल्कुल सही बात है, जो कि निश्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान लिया किसी के यहाँ इस साल फसल नहीं हुई, क्योंकि हर साल तो फसल एक समान नहीं हो सकती ना, बाढ़ आता है, सूखा आता है, और हर अलग क्षेत्रों की हर अलग विशेषताएं होती हैं। तो उसी हिसाब से, लेकिन उन्होंने जैसे कि चाहे 10 रुपए पैदा हो रहे थे तो 10, अगर 8 रुपए टैक्स लगा दिया तो 8 ही रुपए रहेगा, और फिर उसके बाद में जो 10 रुपए हैं, चाहे तुम 2 ही रुपए पैदा करो लेकिन तुमको देना 8 ही रुपए होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, इस इजारा व्यवस्था थी, तथा इससे किसानों का बहुत ही शोषण किया जाने लगा। और साथ साथ में इजारेदार जो थे, मतलब जो इसे कलेक्ट करते थे, जिसे हम कलेक्टर भी बोल सकते हैं, वो मतलब इतने हरामी प्रवृत्ति के आदमी थे कि जैसे कि मतलब ब्रिटिश द्वारा उनको छूट दे दी गई थी कि तुम जितना चाहो उतना कलेक्ट कर सकते हो, बस तुमको इतनी मतलब एक निश्चित धनराशि यहाँ पर जमा करनी है। लेकिन इतने हरामी भी थे, देखो उधर से ज़्यादा भी वसूलते थे किसानों से, और इधर साथ साथ में यहाँ पर देते भी नहीं थे। मतलब निश्चित धनराशि जो तय थी वो देते नहीं थे, उसका भुगतान नहीं करते थे। यानी कथन नंबर 4 गलत हो जाता है। इजारादार जो था वो राज्य कोष में एक निश्चित भुगतान नहीं करता था, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा व्यवस्था हो गई थी उस समय। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान कभी निश्चित नहीं होता। जैसे कि उसने इस साल मान लिया 2 रुपये कमाए तो वो 2 ही रुपये दे पाया, इस साल 2 रुपये कमाए तो 2 ही रुपये दे पाया। हर साल 10, मतलब किसी साल 10 कमा लिए तो उसकी 8 थी तो 8 ही दे पाया। तो मतलब इस तरह घटता बढ़ता था, ये सिस्टम हो गया था वहाँ पर। तो इसलिए जो इजारेदार व्यवस्था थी वो अंग्रेजों को कुछ रास नहीं आई। तो उन्होंने फिर क्या किया भैया, आगे जैसे कि आपने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, इसी तरीके से उन्होंने कई चीज़ें लागू की। तो वारेन हेस्टिंग्स ने नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में लागू थी, तथा इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। पहला इसका पॉइंट है कि पंचवर्षीय ठेके पर इसको उठाया जाता था, और दूसरा है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाला, जैसे कि जो जमींदार है वो सबसे अधिक जो बोली लगाएगा उसी को भूमि दे दी जाती थी। तथा ये जहांदार शाह और जुल्फिकार खान ने इसको बढ़ावा दिया था। जहांदार शाह जो आपने मुगल शासन में पढ़ा होगा कि मुगल जहांदार शाह एक था गधा कहीं का, और उसने जुल्फिकार खान को बढ़ावा दिया। मतलब जुल्फिकार खान ने इस व्यवस्था को बढ़ावा दिया, इजारेदार व्यवस्था को। तो इसमें वसूली में अस्थिरता के कारण पंचवर्षीय ठेकों को बदलकर 1777 में 1 वर्ष के लिए कर दिया गया था। अंग्रेजों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर दिया कि मुगल क्या थे। तो वसूली में अस्थिरता के कारण, यानी कभी घटता था कभी बढ़ता था, मतलब राजस्व कभी 10 रुपये आ गया कभी 5 ही रुपये आया, तो इससे वो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने हर वर्ष के लिए स्थापित कर दिया, लेकिन हर वर्ष में तो और समस्याएं आ गई, तो मतलब ये असफल हो गई, तथा उन्होंने अगले वर्ष कितना लगान वसूल करना ये निश्चित नहीं हो पा रहा था। तो इजारेदारों को यह छूट भी रहती थी कि वह किसानों से जितना चाहे रकम की उगाही कर ले। इससे समाज में किसानों का दोहन हुआ और मतलब किसान बहुत ही परेशान हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंदो घोष भैया जी जो थे, इन्हीं की अध्यक्षता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। जब आप स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हैं 1905 में, तो वहीं पर बहिष्कार भी आता है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। तो उन्हें 1546 मतलब जब वहां पर चल रहा था तो स्टूडेंट्स ने तो बहिष्कार कर दिया, स्टूडेंट्स ने बहिष्कार किया, जिसके तहत बंगाल में इन कॉलेजों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देखो बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा बंगाल में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की गई। मान लिया कि जो कक्षा 10 वाले कक्षा 12 तक पढ़ लिए, लेकिन टेक्निकल भी तो उनको कुछ होना चाहिए, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना कर दी गई। अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज की प्रथम प्रधानाचार्य थे। ये जो अरविंदो घोष जी हैं, ये बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। तथा ये जो अरविंदो घोष जी हैं, ये गर्म दल में आते थे, गर्म दल, लाल बाल पाल, उसके साथ में अरविंदो घोष जी। और ये रस बिहारी घोष, इनको भी याद रखेगा, क्योंकि यही व्यक्ति हैं जो आगे चलकर उनको सुभाष चंद्र बोस जी को आज़ाद हिंद फौज की डोर देंगे, मतलब आज़ाद हिंद फौज का बनाएंगे प्रभारी मंत्री, जो भी कह सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे। तथा यह कॉलेज शांति निकेतन में स्थित टैगोर जी ने एक शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी, उस पर आधारित था।
तथा 1901 में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन और बंगाल और बिहार में कई अन्य नेशनल कॉलेज भी खोले गए और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला तथा सतीश चंद्र मुखर्जी जी हैं, इनकी भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने इन्होंने एक अखबार था, उसमें एक पत्रिका थी, उसमें कई बार लिख राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देते थे। तो अगला देखते हैं 1800 वर्ष। इसके बारे में हम इतना ज़्यादा क्यों नहीं डिस्कस करें, ये जो अपने सतीश चंद्र मुखर्जी जी हैं, इनके बारे में हमने इतना ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें उतना चलना है कि जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बात नहीं कि उसके लिए हम लिख भी सकते थे और हमें क्या। अगला है वर्ष 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित किस ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जानकारी जनता को दी गई। पहला जेम्स प्रिंसेप। तो आप जेम्स प्रिंसेप के बारे में तो जानते होंगे कि ये जो था, इसको अशोक जो थे सम्राट अशोक सम्राट के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में इसको सफलता प्राप्त हुई थी। और जो चार्ल्स मिटकॉफ हैं, इनको तो आप जानते होंगे कि इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये जब आए थे ना, तो इन्होंने भारत में जो प्रेस मीडिया, उस पर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे उसको समाप्त कर दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो कॉलिन मैकेंजी थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अधिकारी थे, स्कॉटलैंड के थे। वे बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने तथा वे एक कलेक्टर भी थे। वर्ष 1800 में इन्होंने जनता के लिए किया था। तो 4 जून 1815 को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से इन्हें सम्मानित किया गया तथा इस पुरस्कार को जेम्स प्रथम ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। और जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा और चार्ल्स मिटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ये तो हम कह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे संगठन का हिस्सा नहीं था। तो नेपोलियन आप जानते होंगे कि अगर नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो नेपोलियन तो भैया फ्रांस का ही राजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी फ्रांस जो था वो इसके विरुद्ध में कैसे हो सकता है, क्योंकि नेपोलियन के समय नेपोलियन एक बहुत ही प्रतापी शासक था, तो नेपोलियन के विरुद्ध फ्रांस का कोई गठबंधन नहीं था, क्योंकि नेपोलियन स्वयं फ्रांस का सम्राट था। तो उसके विरुद्ध गठबंधन रूस प्रसाद स्वीडन ने किया तथा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। निधन 5 मई 1821 को हुआ तथा इनको जो था वो सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पड़ता है, उसे सेंट हेलेना द्वीप है एक। तो वहां पर इन्हें निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित का मतलब अपने देश से निकाल कर किसी दूसरी जगह, अनजान जगह भेज देना, जहाँ का वो न कुछ जानता हो, ना वहाँ का कोई राजा हो, वहाँ का कोई अन्य राजा हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति राजा ना हो, ना उसके कोई संबंध हो। तो इस तरीके से निर्वासित कर दिया। जैसे कि अगला, यात्रियों एवं उनकी राष्ट्रीयता को निम्नलिखित युग्मों से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कौन सा नहीं है, यही सुमेलित करना ही है। तो जो इब्न बतूता थे, ये तो मोरक्को के थे, तो कौन नहीं जानता, इब्न बतूता मोरक्को के थे। निकोल मनुची जो था वेनिसियन का यात्री था, और जो पुर्तगाली था ये तो पुर्तगाली था। और जो अपना ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर है ये अपना फ्रांसीसी यात्री था। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, इसके लिए सॉरी। जो फ्रांस का निवासी था टैवर्नियर, सर्वाधिक उस शताब्दी में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक ख्यात प्राप्त करने वाला विदेशी था तथा ये शाहजहां के दरबार में आया था। और ये एक जोहरी व्यक्ति था। तो जोहरी होने के साथ साथ ये थोड़ा सा बहुत ही अनुभवी था और एक साहसिक यात्री भी था, ऐसा इसमें लिखा भी है और ये सही बात भी है। तथा अपना यात्रा वर्णन में इसने मुगल बादशाह शाइस्ता खान के बारे में आपने सुना होगा। जो शाइस्ता खान शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया था, उस शाइस्ता खान का इसने वर्णन किया है। और वास्तविक तथा सही जानकारी प्राप्त इसके द्वारा जो लिखे गए अभिलेख हैं, लेख हैं, उनसे हम वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसने मथुरा के जो केशोराय पाटन मंदिर है और केशव मंदिर है जो काशी का है, इनके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो चलते हैं अगले, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ साथ में वीडियो के चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर की आजकल बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।